हेलो फ्रेंड्स, हम लोग यूनिट 3 के अंदर थे और जैसे मैंने आपको बताया यूनिट 3 इज ऑल अबाउट इसेंशियल एलिमेंट्स टू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हमने सबसे पहला कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट वाला इसेंशियल एलिमेंट कंप्लीट किया। ओके, तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या क्या देखा? एज ऑफ मेजॉरिटी चाहिए जो कि कितनी है? 18 ईयर्स है, और जो 18 ईयर्स से कम एज का है उसको हमने नाम दिया था माइनर। और माइनर के एग्रीमेंट की क्या पोजीशन होती है इन द आइज ऑफ लॉ, ये भी हमने सारा देख लिया था, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। इसके बाद कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में हमने कल देखा था पर्सन ऑफ साउंड माइंड, पर्सन साउंड माइंड का भी होना चाहिए। ओके, फिर उसमें हमने देखा था कि भाई अगर साउंड माइंड का पर्सन बोले तो इसका मतलब क्या होगा? हु इज एबल टू या हु इज कैपेबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिसको कॉन्ट्रैक्ट के टर्म समझते हैं एंड हु कैन मेक रैशनल डिसीजन मेकिंग, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज व्हाट? योर साउंड माइंड पर्सन। ओके, ये सब चीजें हमने देखी थी। इसके बाद हम लोग और आगे जाके देख रहे थे अगर कोई पर्सन यूजुअली साउंड माइंड है, कभी कभी ओकेजनली अनसाउंड माइंड होता है, तो उस बंदे का ड्यूरिंग साउंड माइंड जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा एंड वाइस वर्सा। ये सब बातें हमने देखी। फिर उसके बाद हमने देखा और कैपेसिटी किसकी होती बताना, पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, है ना। और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ कौन कौन थे? फॉरेन सॉवरेन था, एलियन एनिमी था, कॉन्विक्ट था, ओके, या इंसॉल्वेंट पर्सन था। ये सारे कौन हो जाते बताना, वो वैसे पर्सन हो जाएंगे विच आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। इनके साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा। ओके, ये सब होने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट पे चले गए थे, दैट वाज फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट पे जाने से पहले हमने कंसेंट का मीनिंग देखा। कंसेंट का मतलब क्या होता है? व्हेन टू और मोर पर्सन्स सेड टू बी इन कंसेंट व्हेन दे सेम थिंग इन सेम सेंस, अगर वो कोई चीज को सोचते हैं तो जाके उनको क्या बोला जाता है? दे आर इन कंसेंट। ओके, ये बात हमने देखी थी। फिर इसके बाद हम लोगों ने बोला था कि फ्री कंसेंट किसको बोला जाएगा, तो हमने उसको भी डिफाइन किया और हमने वहां पे बोला था कि अगर कंसेंट इज नॉट टेकन बाय क्या? कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, ये 5 चीजों से कंसेंट न लिया जाए तो जाके आपका कंसेंट फ्री कंसेंट बोला जाएगा। ओके, और अब हम लोग वो जो 5 एलिमेंट्स थे उनको हम लोग अब पूरा डिटेल में यहाँ पे देखना स्टार्ट करने वाले। ओके, चल, तो सबसे पहला आता है कोर्जन, जिसका सेक्शन है कौन सा? सेक्शन 15। अब जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, जब हम लोग इसेंशियल एलिमेंट्स टू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देख रहे थे तो वहां पे बड़ा ही सिंपल टर्म्स में हम लोग देख लिया करते थे। क्या बोलते थे कोर्जन के बारे में? हम लोग बोलते थे कि भाई जब भी क्या होता है, जब भी फिजिकल हार्म हो जाए हम उसको बोल देंगे कोर्जन। बस हमने ऐसे ही सीखा था। तो काफी सारे लोग थे जिनको कहीं ना कहीं क्या होता था, डाउट अराइज होने लग जाता था। ओके, और जिनको डाउट आता था मैं आपको बोलता था यार भाई यूनिट 3 में सब कुछ आ जाएगा, यूनिट 3 में सब कुछ आ जाएगा, तो लो ये आपके सामने अब यूनिट 3 हाजिर है। ओके, अब हम लोग डेफिनेशन वाइज देखेंगे इस कोर्जन को, ठीक है, जिसको हमने बस एक वर्ड में डिफाइन किया था। अब देखो उसकी लंबी लचक आपके सामने डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन समझी तो फिर आपको एग्जैक्टली मतलब समझ में आएगा कि कोर्जन एग्जैक्ट होता क्या है। ओके, चलो प्लीज बी फोकस्ड। क्या बोलता है? सेक्शन 15 डील करता है कोर्जन के साथ, और मैं आपको पहले बोला जो सेक्शन में लिखा के दूंगा वो डेफिनेटली आपको लर्न करना है, बाकी नहीं भी करा तो चलेगा, बट जो लिखाऊंगा वो डेफिनेटली लर्न करना। सेक्शन 15 किसका है? कोर्जन का सेक्शन है। ओके, कोर्जन इज क्या है? कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट। ओके, हौले देखने गए। ओके, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, मतलब कमिट का मतलब क्या होता है? करना, मतलब आपने कुछ किया। ओके, कमिटिंग का मतलब है कुछ किया, और थ्रेटनिंग टू कमिट या करने के लिए डरा रहे हो। बात समझ में आ रही है आपको? कोर्जन की हम लोग डेफिनेशन देख रहे हैं, तो वो डेफिनेशन क्या बोलती है? कमिटिंग मतलब आप कुछ कर रहे हो, और थ्रेटनिंग टू कमिट और करने के लिए डरा रहे हो। ओके, अच्छा, क्या करने के लिए डरा रहे हो और क्या कर रहे हो? एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पेनल कोड। ओके, इसका मतलब क्या हो गया? आप क्या कमिट कर रहे हो? क्या कमिट करने के लिए डरा रहे हो? एनी एक्ट, और कैसा एक्ट? विच इज फॉरबिडन। फॉरबिडन का मैंने आपको इसके पहले भी मीनिंग बताया था। फॉरबिडिंग का मतलब होता है क्या बताना? उसका मतलब होता है प्रोहिबिटेड। ओके,
फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड। अब एक बात समझो, ये इंडियन पेनल कोड एक लॉ है, ओके, जो हमारे इंडिया में प्रिवेल करता है। तो जो भी आपके मैं बोलूंगा जो भी आपके इलीगल तौर तरीके या जो भी आप लोग क्रिमिनल काम करते हो, तो वो सारे क्राइम्स वगैरह इंडियन पेनल कोड के तहत आते हैं। तो उन पे क्या क्या पनिशमेंट्स होनी चाहिए, क्या क्या नहीं, ये सब चीजें आपको कहां पे दिखाई देंगी, इंडियन पेनल कोड में। जितने भी तरह के जुर्म होते हैं हमारे इंडिया में, वो सारे के सारे अलोंग विद देयर पनिशमेंट्स काय में डाल के रखे हुए, इंडियन पेनल कोड के अंदर डाल के रखे हुए। ओके, तो मतलब क्या हुआ, अगर ये दो लाइन को मैं चिपका के देखो तो मीनिंग देखो कैसे निकलता है, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, मतलब आप कर रहे हो या थ्रेटन कर रहे हो, मतलब डरा रहे हो, ओके, कुछ करने के लिए। क्या, एनी एक्ट, ऐसा एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय द इंडियन पेनल कोड, मतलब आप ऐसा कोई एक्ट करोगे या ऐसा एक्ट करने के लिए डराओगे जिसको फॉरबिड करके रखा हुआ है, प्रोहिबिट करके रखा हुआ है, किसने, इंडियन पेनल कोड ने। ओके, इसी के लिए तो मैं बोलता था ना, किसी को मारोगे, ओके, फिजिकल हार्म पहुंचाओगे, तो ये फिजिकल हार्म पहुंचाना ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो कोर्जन हो गया। बात समझ में आ रही है आपको, फिजिकल हार्म किसी को पहुंचाओगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका कोर्जन होगा। क्यों, किसी को मारना, ठोकना, क्या ये इंडियन पेनल कोड में प्रोहिबिटेड एक्ट दिया होगा? जी हाँ, कोई भी एक्ट आपको इजाजत नहीं देता किसी को भी जाके मार के आने की। बात समझ में आ रही है? तो बोलने का मतलब क्या है, ये किसी को मारना, करना, ये सब चीजें प्रोहिबिटेड या फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड बोलता है आप ऐसे काम नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? तो ऐसे काम नहीं कर सकते, बट आप सामने वाले के साथ वही एक्ट कमिट करते हो, तो फिर आपने क्या कर दिया, आपने कोर्जन कर दिया। ओके, जैसे किसी को मारना, इट इज फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड, बट फिर भी आप किसी को मारते हो, मतलब आप कमिट कर रहे हो ऐसा एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड। ओके, एक बात बताता हूं मैं आपको, देखो, जब मैंने एकदम स्टार्ट में आपकी टेस्ट लेके रखा था, ओके, एकदम पहली टेस्ट लॉ की, है ना, तो उस पर्टिकुलर टेस्ट में मैंने एक ऐसा ही पॉइंट डाला था कि भाई किसी बंदे ने क्या किया, गन पॉइंट रखा है किसी के सिर के ऊपर, या मैं बोलूंगा गन रखी है किसी के सर के ऊपर, और उसने कॉन्ट्रैक्ट करवा के ले लिया। व्हाट आई एम टेलिंग, प्लीज ध्यान से सुनो। आप लोगों की जो पास्ट में गलतियां या पास्ट में जो भी डाउट्स है, वो मेरे को याद है कि आपके क्या क्या डाउट्स थे, ओके, और हल्का हल्का वो भी याद है कि किसने मुझे वैसा डाउट पूछा था। तो प्लीज मेरी बातें ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, किसी ने क्या किया, किसी बंदे ने अगर गन पॉइंट आपके हेड पे रखा और आपको बोला कि चल तेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देना, ओके, तो आपको क्या लगता है, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तो जरूर होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, चार चीजों से कॉन्ट्रैक्ट बने तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनता है, वॉइडेबल बनता है। मेरा सवाल ये, गन का पॉइंट तुम्हारे हेड पे रखना और तुमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के लेना, तो आपको क्या लगता है, ये कोर्जन होगा कि अंडर इन्फ्लुएंस होगा? जब मैंने आपको एक एक लाइन में समझाया था तब तो मैंने ऐसे बोला था भाई, कोर्जन का मतलब क्या होता है, फिजिकल हार्म, ओके, अंडर इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, मेंटल टॉर्चर, मेंटल प्रेशर, ओके। तो मुझे एक बात बताओ, गन पॉइंट आपके हेड पे मैं रख दूं और सोच के देखो, मैं तुम्हारे सिर पे गन पॉइंट रख रहा हूं और आपको बोल रहा है चल भाई तेरी जितनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देना, ओके, मैंने ये काम किया। मेरे को एक बात बताओ, मैं तुम पे कोर्जन कर रहा हूं या अंडर इन्फ्लुएंस कर रहा हूं? अब वो जब मैंने टेस्ट लिया था तो काफी लोगों ने कोर्जन लिखा था प्रॉपरली, लेकिन कुछ लोगों ने अंडर इन्फ्लुएंस लिख दिया था, ओके। अंडर इन्फ्लुएंस उन बच्चों ने क्या सोच के लिखा था, तो उन्होंने सोचा था यार सर ने तो हमको बोले क्या, फिजिकल हार्म हुआ तो कोर्जन, मेंटल टॉर्चर हुआ तो ये तो अंडर इन्फ्लुएंस हो गया। तो वो बच्चों का मानना था कि भाई गन पॉइंट सिर पे रखना, ये तो फिर मेंटल टॉर्चर हुआ, यहाँ थोड़ी फिजिकल हार्म हो रहा है, ओके। तो कुछ बच्चों ने उस वक्त उसको अंडर इन्फ्लुएंस लिख दिया था, बट मैंने उन बच्चों को पेपर चेक करते बोला भी था कि बच्चों जब तुम तीसरे यूनिट में आओगे तब तुमको जब डेफिनेशन पूरी पता चलेगी तो आप ये गलती वापस कभी नहीं करोगे। उन्होंने तो भाई जितना मैंने उस टाइम सिखाया था उस बेसिस पे उन्होंने आंसर कर दिया था, ओके। और आप भी देख रहे होंगे कि ये इतना बड़ा बड़ा डेफिनेशन तो बाद में आया ना, वहां तो हमको बस वो सिर्फ वर्ड्स थे, वहां तो उनकी मीनिंग भी नहीं दिए थे, इसलिए मैंने वहां पे शॉर्ट में निपटाया था।
तो एक बात याद रखो, गन पॉइंट किसी के सिर पे रखना, इट्स नॉट अंडर इन्फ्लुएंस, इट इज योर कोर्जन। क्यों कोर्जन है? क्योंकि आप डेफिनेशन ध्यान से देखो, डेफिनेशन में क्या बोला है, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, आप किसी को गोली मारते हो, ये कमिटिंग हो गया, ये तुमने काम कर दिया। लेकिन आप किसी को गन पॉइंट बताते हो या आप किसी के हेड पे गन रख देते हो, मतलब उसको शूट करने वाले हो, तो आप उसको थ्रेटन कर रहे हो, आप उसको डरा रहे हो। बात समझ में आ रही है? थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड बोलता है कि किसको भी आप लोग जाके उड़ा सकते हो गन से, नहीं बोलता है। तो वो कमिट करना वैसा एक्ट कोर्जन हुआ। या फिर थ्रेटनिंग टू कमिट कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि इसको भाई साइन कर, नहीं तो मैं तेरे को गोली से उड़ाऊंगा, ओके, दिस इज थ्रेटनिंग टू कमिट। तो जब भी आप कोई एक्ट करते हो, कमिट करते हो और थ्रेटनिंग टू कमिट करते हो विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड, तो याद रखना इट विल अमाउंट्स टू कोर्जन। ये क्या बनाने लगेगा? कोर्जन बनाने लगेगा। तो अब हमेशा याद रखना, आप अगर कोई ऐसा काम करते हो जिसमें आप कुछ कमिट कर रहे हो या थ्रेटनिंग टू कमिट कर रहे हो कोई एक्ट, तो ये क्या बन जाएगा बताना? आपका कोर्जन बन जाएगा। ओके, अच्छा, वो एक्ट प्रोहिबिटेड बाय इंडियन पेनल कोड होना चाहिए। अब तुम में से काफी लोग मेरे को पूछेंगे, सर फिर हमने कैसे समझना कि इंडियन पेनल कोड में क्या आता क्या नहीं आता? ओके, तो काफी लोग मेरे को पूछेंगे, तो आई एम टेलिंग यू गाइस, जो आपको एकदम ही इलीगल टाइप का लगे, मारना, ठोकना, करना, ओके, ये सब चीजें क्या बनेगी? आपकी कोर्जन बनेगी। आपको लगेगा सर फिर वो अंडर इन्फ्लुएंस में जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। अंडर इन्फ्लुएंस में एग्जैक्ट क्या आता है उसकी जब पूरी डेफिनेशन आएगी ना, तब आपको फिर ये सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्या फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड है, आपको अपने आप समझेगा। मैं सिंपली अभी बोलता हूँ, जो भी आपको इलीगल चीजें लगती है तो वो चीजें आपकी कोर्जन के अंदर आएंगी, या मैं बोलूंगा इंडियन पेनल कोड के अंदर आएंगी, और वो फॉरबिडेड बाय लॉ होगी। तो आप बेसिकली इतना ध्यान में रखो कि इसको मारना, ठोकना या फिर डराना मारने के लिए, ये सब चीजें अमाउंट्स टू कोर्जन। जहां फिजिकल हार्म होगा या डराया जाएगा फिजिकल हार्म करने के लिए, तो वो अमाउंट्स टू व्हाट? कोर्जन होता है। ओके, ये थंब रूल मेरा याद रखना। आगे बढ़ते हैं। Committing or threatening to commit any act forbidden by Indian Penal Code। I hope आपको आधी तो डेफिनेशन लर्न हो चुकी होगी। कमिट करना या थ्रेटन टू कमिट करना, अरे क्या कमिट करना, क्या थ्रेटन टू कमिट करना? एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड, कोई पर्टिकुलर एक्ट जिसको फॉरबिड किया हुआ है, प्रोहिबिट किया हुआ है इंडियन पेनल कोड ने। ओके, तो ऐसे एक्ट को आप लोग कोर्जन बोलोगे। बट कोर्जन की डेफिनेशन खत्म नहीं हुई, इसके आगे भी जा रही है कोर्जन की डेफिनेशन। और क्या है? और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। देखो, अनलॉफुल डिटेनिंग एंड थ्रेटनिंग टू डिटेन द प्रॉपर्टी। अब सबसे पहले अनलॉफुल बोले तो जो लॉफुल नहीं है। डिटेनिंग का मतलब क्या होता है? कब्जा करना। ओके, डिटेनिंग का मतलब क्या होगा? कब्जा करना। मतलब क्या हो रहा है? अनलॉफुल डिटेनिंग मतलब आप कब्जा कर रहे हो, और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, या आप किसी को डरा रहे हो कि आप उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लोगे। ओके, तो ये भी अमाउंट्स टू कोर्जन होता है। देखो, बहुत मिसकंसेप्शन होते हैं लोगों में। देखो, बहुत लोग तो, आप जब थोड़ा सा आगे पढ़ोगे, आपके जो फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, उनको अगर आप पूछोगे तो जनरली सबकी मेंटेलिटी एक ही होती है, भाई किसको भी कोर्जन पूछा तो वो बच्चा या बच्ची बोलेंगे भाई कोर्जन का मतलब तो फिजिकल हार्म होता है। बट यू शुड गो बाय द डेफिनेशन। डेफिनेशन में घुस के जाओ तो आपको अलग अलग मीनिंग पता चल सकते हैं। ओके, तो डेफिनेशन तो बोलती है भाई कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड ने कोई एक्ट करने के लिए या करने की धमकी देने के लिए कोर्जन बोला है, या वो एक्ट आप कर रहे हो या धमकी दे रहे हो तो वो कोर्जन होगा। बट इतना ही कोर्जन नहीं होगा, उसके आगे भी कोर्जन जाता है। आगे कहां तक जाता है? अनलॉफुल डिटेनिंग मतलब आप किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हो, और थ्रेटनिंग टू डिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ दैट अदर पर्सन, या मतलब आप किसी को धमका रहे हो, डरा रहे हो उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के लिए। तो बच्चों, वो भी क्या बनने वाला है? आपका कोर्जन बनेगा। इज दैट क्लियर? और
टू प्रीजुडाइज एनी पर्सन, मतलब क्या हुआ, आप किसी को भी हार्म पहुंचा सकते हो। प्रीजुडाइज एनी पर्सन, प्रीजुडाइज मतलब हार्मफुल, या आप हार्म पहुंचा रहे हो किसको, एनी पर्सन को। बात समझो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। टू प्रीजुडाइज एनी पर्सन मतलब आप किसी भी पर्सन को हार्म पहुंचा सकते हो। मतलब ये जो कमिटिंग, थ्रेटनिंग टू कमिट, ये सब जो चीजें हैं, तो आप ये सब किसी के भी साथ में कर सकते हो। एनी पर्सन लिखा हुआ है, जरूरी नहीं आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो मैं आपको डराऊंगा, मैं आपको धमकाऊंगा, ये जरूरी नहीं है। मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराने के लिए किसी और को भी धमका सकता हूं, और को भी फिजिकल हार्म पहुंचा सकता हूं, ये बात समझ के लेना। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है वो इतना ही नहीं बोलती कि कोर्जन सिर्फ वो जो दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है उनके बीच में होगा। मतलब मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो जरूरी नहीं कि मैं आपको ही फिजिकल हार्म पहुंचाऊं, आपको ही थ्रेटन करूं, ये जरूरी नहीं होता। मैं आपके किसी रिलेटिव को भी थ्रेटन कर सकता हूं, डरा सकता हूं, ताकि आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाओ। इज दैट क्लियर? क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे लाइन क्या आ रही है, टू प्रीजुडाइज एनी पर्सन, मतलब आप हार्म पहुंचाओगे किसको, एनी पर्सन को। जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को ही हार्म पहुंचाना, आप किसी और भी पार्टी को हार्म पहुंचा सकते हो। इज दैट क्लियर? आगे, with the intention of causing any person to enter into contract। ओके, ये सब पापड़ काहे के लिए बेल रहे हो, ये पापड़ बेल रहे हो ताकि वो अदर पर्सन शुड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ यू पीपल। ओके, आपके साथ वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते बताना, ये ऐसे काम करते हैं। ओके, दिस इज ऑल अमाउंट्स टू योर कोर्जन, इसको बोला जाएगा कोर्जन। ओके, देखो इसमें का कंटेंट पहले समझ में आना चाहिए। ओके, ये डेफिनेशन जब भी लर्न करोगे, डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू, 5 लाइन की डेफिनेशन बुक में बनी है, जब आप लिखने जाओगे तो 7-8 लाइन की बन जाएगी। ओके, तो हमने क्या किया, डेफिनेशन को स्प्लिट कर दिया। ओके, ये स्प्लिट करने से डेफिनेशन लर्न करना आसान होगा। बट मैं आपको हमेशा बोलूंगा उसको रट्टा मत मारो, उसमें का कंटेंट दिमाग में डालो। कंटेंट एक बार दिमाग में घुस गया, आप देखोगे डेफिनेशन ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगी। ओके, देखो चलो मेरे साथ आप बोलना चालू करो। देखो क्या है वो, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, मतलब आप कुछ कमिट कर रहे हो या करने के लिए डरा रहे हो। ओके, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, क्या क्या कर रहे हो, क्या करने से डरा रहे हो, एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड, मतलब ऐसा एक्ट जिसको फॉरबिड किया है इंडियन पेनल कोड ने। ओके, ये पहला पार्ट हुआ। और unlawful detaining and threatening to detain the property of the other person with prejudice to any person। अब ये prejudice मतलब आप हार्म पहुंचा सकते हो किसको भी। ओके, with the intention that other party should enter into contract। अब ये सब काम काय के लिए किया, ताकि वो सामने वाला बंदा एंटर करे किसके अंदर बताना, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करे। तो मेनली बोलो कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड, ये एक पार्ट हुआ। और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन, ये 2 पार्ट हुए। ओके, फिर उसके बाद बोलेंगे विद प्रीजुडाइज टू अदर, जिसमें आप हार्म किसको भी पहुंचा सकते हो, लेकिन ये क्यों पहुंचा रहे हो, विद द इंटेंशन दैट अदर पार्टी शुड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। इज दैट क्लियर? तो ये जाके आपका क्या बनाएगा, कोर्जन बनाएगा। द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट, देखो ये बच्चे लोग बोलते हैं, देखो ये वाला पार्ट, ये जनरली बच्चों को पता नहीं, कोर्जन लगता ही नहीं है, क्योंकि कोर्जन पहले से दिमाग में बैठा होता है, फिजिकल हार्म फिजिकल हार्म फिजिकल हार्म, तो यहां तक तो समझता है, लेकिन इसको बच्चे लोग कोर्जन नहीं समझते। तो मैं आपको हमेशा बोलूंगा, अगर किसी ने किसी के प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया या कब्जा करने की धमकी दे रहा हो, तो वो भी अमाउंट्स टू व्हाट, कोर्जन, उसको भी क्या बोला जाएगा, कोर्जन बोला जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके, अब इसमें एक चीज और याद रखना, जो कोर्जन होगा जरूरी नहीं है ये 2 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है। ओके, ये चीज ध्यान में रखो, ये ए है और ये बी है, जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी कि कोर्जन करते वक्त इस कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी पे ही होना, नॉट नेसेसरी। ओके, कभी कभी कोर्जन क्या किया जाता है, किसी थर्ड पार्टी पे भी किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? थर्ड पार्टी पे भी किया जा सकता है, ताकि ये पार्टी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट हो। ओके,
तो जरूरी नहीं है जो दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उन्हीं के बीच कोर्जन होना, या एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को ही कोर्जन करना जरूरी नहीं है। ये पार्टी किसी थर्ड पार्टी को भी क्या कर सकती है, कोर्जन कर सकती है, डरा सकती है, धमका सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए ए को क्या चाहिए था, बी की प्रॉपर्टी, ठीक है, बी के पास में काफी प्रॉपर्टी है तो ए को चाहिए थी वो प्रॉपर्टी। तो ए ने क्या किया, ए ने बी को बोला तू ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देना, अगर तू ये मेरे नाम नहीं करेगा तो मैं तेरे बच्चे को टपका दूंगा। ओके, ये देखो बोला किसने, ए ने बोला बी को। ए ने बोला बी को कि अगर तू तेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करेगा तो मैं उड़ा दूंगा तेरे बच्चे को। ओके, अब आपको नहीं लगता दिस इज अमाउंट्स टू कोर्जन? देखो यहां कोई मेंटल टॉर्चर बोल के अंडर इन्फ्लुएंस मत बोल देना। आप यहाँ पे बात क्या चल रही है, आपने सचमुच में उड़ाया क्या, नहीं, मतलब कमिट किया क्या, नहीं, लेकिन आप थ्रेटनिंग टू कमिट कर रहे हो, आप डरा रहे हो किसको, बी को, कि अगर तूने प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की तो मैं इसको उड़ा दूंगा। यू आर थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड। बात समझ में आ रही है आपको? आप डरा रहे हो उसको कि आप इसको उड़ा दोगे अगर ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई तो, इसको बोलते हैं थ्रेटनिंग टू कमिट। तो कमिट कर दो मतलब इसको उड़ा दो या मारो ठोको, वो भी आपका कोर्जन हो सकता है, या फिर आप लोग थ्रेटन टू कमिट करते हो वो भी कोर्जन होगा। बट यहाँ पे एक बात गौर करना, यहाँ पे आप थ्रेटनिंग तो कर रहे हो बी को, लेकिन किसके प्रिजुडाइज पे, किसको हार्म पहुंचाने वाले हो, तो उसके बच्चे को हार्म पहुंचाने की बात कर रहे हो। ओके, तो देखो बोलना ये है दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है, तो जरूरी नहीं कि ए ने बी को ही क्या करना, बी को ऐसा एक्ट करना या थ्रेटन करना विच इज प्रोहिबिटेड बाय इंडियन पेनल कोड, जरूरी नहीं है। अगर वो किसी थर्ड पर्सन को भी अगर कोई ऐसा हार्म पहुंचाता है, प्रिजुडाइज करता है, तो वो भी आपका क्या बनेगा, वो भी कोर्जन बनेगा। अच्छा, इसको क्यों प्रिजुडाइज करने की बात चल रही है, क्यों थ्रेटन कर रहा है कि भाई इसको मैं मार दूंगा, ताकि ही कैन बी एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, ये बंदा एंटर हो जाए कॉन्ट्रैक्ट में। इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हो, इसको डरा रहे हो, बी को डरा रहे हो कि आप प्रिजुडाइज करोगे, हार्म पहुंचा के किसको बताना है, उसके बच्चे को। दिस इज अबाउट व्हाट यू आर कोर्जन। ओके, तो कोर्जन की मोटी मोटी बातें क्या है, एक तो आप कमिट कर रहे हो या कमिट करने के लिए डरा रहे हो, धमकी दे रहे हो। ओके, क्या, एनी एक्ट विच इज फोरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड, मतलब ऐसा एक्ट जिसको इंडियन पेनल कोड परमिशन नहीं देता, या फिर आप किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हो या कब्जा करने की धमकी देते हो। ओके, तो ये भी कोर्जन हो सकता है। अच्छा, ये विद प्रिजुडाइज टू एनी पर्सन, मतलब ये जो हार्म पहुंचा रहे हो वो किसी भी पर्सन को पहुंचा सकते हो या पहुंचाने की धमकी दे रहे हो। ओके, हाँ, लेकिन इसके पीछे इंटेंशन क्या है, इंटेंशन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, दैट अदर पार्टी शुड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका उसके पीछे इंटेंशन था। तो दिस इज नथिंग बट द कोर्जन, इसको हम लोग बोलेंगे कोर्जन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ओके, तो आप इतना सब नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम लोग अभी हमने डेफिनेशन देख लिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, तो तब क्या होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोर्जन किया गया। ओके, कोर्जन की हमने पूरी डेफिनेशन तो देख ली, लेकिन कोर्जन होने से एग्जैक्टली होता क्या है, तो बच्चों ये आपको पता नहीं, ऐसी बात है ही नहीं। यू नो वेरी वेल, अगर देयर इज अ कोर्जन इन अ पर्टिकुलर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, जब भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसके अंदर अगर कोर्जन इन्वॉल्व होगा तो वो पर्टिकुलर जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइडेबल बन जाएगा। और वॉइडेबल किसके ऑप्शन पे बनेगा, द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो टेकन, मतलब जिसका कंसेंट बाय वे ऑफ कोर्जन लिया गया, तो उस पार्टी के ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स व्हाट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आई होप यू रिकॉलिंग इट वेरी वेल, आपको सबको ये याद आ रहा होगा, ऐसा मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं, है ना। तो बोलने का मतलब क्या है, जब भी कॉन्ट्रैक्ट में कोर्जन इन्वॉल्व होगा तो यहाँ पे याद रखना वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाएगा, किसके हिसाब से, एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी हुज कंसेंट वाज सो टेकन, जिसका कंसेंट ऐसे लिया गया तो उसके अकॉर्डिंग वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बनने वाला है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब इसमें एक बात और याद रखनी पड़ेगी, देखो मैंने आपको तब बताया था अदर पार्टी मतलब जिसका कंसेंट फ्री नहीं होता, उस पार्टी को हमने एक नाम दिया था, उसको क्या बोलते हैं, अग्रीव्ड पार्टी।
है ना, जिसको हम पहुंचा, दैट पार्टी विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज व्हाट, अग्रीड पार्टी। तो याद रखो, जब भी कॉन्ट्रैक्ट में कोर्जन इन्वॉल्व हो तो अग्रीड पार्टी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और आई होप यू नो वेरी वेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बन गया या वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाता है तो पार्टी कैन रिजाइन इट और कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट। पार्टी के पास दो ऑप्शन होते हैं, अग्रीड पार्टी के पास दो ऑप्शन हो गए, एक तो वो पार्टी रिजाइन कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को। रिजाइन करने का मतलब क्या होता है, कैंसलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो या तो वो पार्टी कैंसिल कर देगी कॉन्ट्रैक्ट को या फिर उसको कंटिन्यू करेगी। अगर पार्टी कैंसिल करती है कॉन्ट्रैक्ट को तो याद रखना, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप सबको याद आ रहा होगा, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बनेगा, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ, रिजाइन नहीं हुआ, तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन के रह जाएगा और फिर दोनों पार्टीज को परफॉर्मेंस देनी ही पड़ेगी। इज दैट क्लियर? तो हमेशा याद रखना, जब भी कॉन्ट्रैक्ट में कोर्जन इन्वॉल्व हो, द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो टेकन इट बिकम्स अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऑन द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी। मतलब एग्रीड पार्टी के हिसाब से ये वॉइडेबल रहेगा, मतलब वो चाहे तो रिजाइन कर सकती है पार्टी या फिर कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकती है। आई होप आपको ये याद आ रहा होगा। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी हुज कंसेंट वाज सो टेकन। जिसका कंसेंट ऐसे लिया गया हो उसके हिसाब से वो क्या रहेगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ओके, अब लेकिन एक चीज याद रख लेना बच्चों, जब भी कोई पार्टी रिजाइन करती है कॉन्ट्रैक्ट को, अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बनता है और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का रेसिशन मतलब क्या, कैंसलेशन, अगर रिजाइन किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट को तो हमेशा याद रखना, जिस पार्टी को जो बेनिफिट मिला था वो बेनिफिट रिस्टोर करना पड़ेगा। जो पार्टी को जो भी बेनिफिट मिलता है इट हैज टू रिस्टोर इट बैक, इट हैज टू रिटर्न इट बैक। ओके, एक एग्जांपल देखेंगे तो और ज्यादा समझेगा, प्लीज ध्यान देना। ये ए नाम का एक बंदा है और ये बी नाम का एक पर्सन है। बी के पास में एक अच्छी भली प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है। ओके, और मान के चलो इसकी आज वैल्यू जो है वो है 35 lakhs। ये बिल्डिंग है, उसकी वैल्यू आज कितनी है, 35 lakhs। ओके, अब ए ने क्या किया, ए ने उसको पहले प्यार मोहब्बत में बोला कि यार देख मेरे को बिल्डिंग बेच दे, लेकिन मैं बिल्डिंग के लिए तुझे सिर्फ 5 लाख दूंगा। तो ये बोलता है अरे भाई मैं 5 लाख में तेरे को क्यों दूं, जब आज इस बिल्डिंग की वैल्यू 35 लाख है, गवर्नमेंट का वैल्यूएशन 35 है, तो मैं तेरे को 5 लाख में क्यों दूं। ओके, तो प्यार मोहब्बत में बात नहीं बनी तो फिर क्या हुआ, ए ने कोर्जन कर दिया। ए ने क्या किया बताना, कोर्जन कर दिया। वो कोर्जन में कुछ भी कर सकता है, या तो गन पॉइंट रखेगा या मारेगा, ठोकेगा या कुछ करने की धमकी भी दे सकता है ना। ये सब क्या हो गया, कोर्जन हो गया। या दूसरी कोई प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की बात कर सकता है। दिस ऑल अमाउंट्स टू व्हाट, कोर्जन। ओके, अब ए ने बी के ऊपर कोर्जन किया, काहे के लिए कोर्जन किया, टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट कैसा कि बी विल ट्रांसफर टू ए दिस प्रॉपर्टी एट 5 लाख। प्रॉपर्टी शुड बी ट्रांसफर्ड एट ₹5 लाख। ओके, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया ए ने, किससे बताना, बी से। बट आपको समझ रहा होगा यहां पे बी का कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं था। इन शॉर्ट तो ये तो कोर्जन से लिया गया कंसेंट था, और आपको भी पता है जब कोर्जन से आपने कंसेंट लिया द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स व्हाट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, लेकिन ये वॉइडेबल किसके ऑप्शन पे होता है बताना, एग्रीड पार्टी के ऑप्शन पे होता है। याद है ना सबको वॉइडेबल का डेफिनेशन। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो किसके ऑप्शन पे होता है, अग्रीड पार्टी के ऑप्शन पे होता है। तो अब यहाँ पे बी को ऑप्शन मिलेगा, क्या ऑप्शन मिलेगा, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकता है या तो कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन कर सकता है। या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करेगा या फिर रिजाइन करेगा। ये किसका ऑप्शन है बताना, बी का ऑप्शन है। सपोज बी ने कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं किया, बी ने रिजाइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा कॉन्ट्रैक्ट बनता है, आई होप ये भी याद आ रहा होगा। जब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को अग्रीड पार्टी रिजाइंड कर देती है, देन दैट कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स व्हाट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट।
अगर ये रिजाइंड हो गया कॉन्ट्रैक्ट तो फिर वो क्या बन के रह जाता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन के रह जाएगा। इज दैट क्लियर? और एक चीज याद रखो, जब फिर ये पार्टी रिजाइंड कर देती है कॉन्ट्रैक्ट को तो वो डेफिनेटली वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो बन जाएगा, लेकिन अगर इस पार्टी को कोई बेनिफिट मिला हो या कोई भी पार्टी को बेनिफिट मिला हो तो वो बेनिफिट रिस्टोर करना पड़ेगा, मतलब सामने वाले को वापस देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इसने बिल्डिंग ट्रांसफर कर दी, 35 लाख की बिल्डिंग 5 लाख में ट्रांसफर करी और इसने 5 लाख इज्जत से दे दिए। ओके, इसमें कोई उसने गड़बड़ नहीं करी, 5 लाख उसने क्या किया, बराबर से दे दिए। ओके, अब मुझे एक बात बताना, यहाँ पे हुआ क्या है, क्योंकि बी ने अपना राइट यूज कर लिया। राइट कौन सा, टू रिजाइंड द कॉन्ट्रैक्ट। तो बी ने कॉन्ट्रैक्ट तो उधर ही रिजाइंड कर दिया, बट अब होता क्या है, क्योंकि बी ने ट्रांसफर कर दी थी ए को प्रॉपर्टी और ए ने ट्रांसफर कर दिया था बी को 5 लाख रुपए। ओके, तो एक बात समझो, जब भी कोई पार्टी रिजाइंड करती है कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था उसको अगर रिजाइंड कर दिया जाता है तो इस पार्टी को, द पार्टी हु इज रिजाइंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट, उसने क्या करना चाहिए, जो बेनिफिट मिला था वो बेनिफिट सामने वाले को रिस्टोर कर देना चाहिए। रिस्टोर करना मतलब सामने वाले को दे देना चाहिए। तो आप बताओ बी को यहाँ पे क्या बेनिफिट मिला, बी को बेनिफिट मिला था 5 लाख रुपए। ओके, आप बोलेंगे सर बेनिफिट कहाँ पे, 35 लाख की बिल्डिंग 5 लाख, तो मेरी बात पूरी सुन लो, 5 लाख रुपए मिले थे ना, तो आप क्या करोगे, वो 5 लाख रुपए रिटर्न कर दोगे किसको, ए को। और ए क्या करेगा, ये जो बिल्डिंग उसको मिली थी ऐसा तो माना जाएगा कि वो बिल्डिंग उसकी बनी ही नहीं है, तो उसकी अगर बिल्डिंग बनी ही नहीं तो इन शॉर्ट वो बिल्डिंग तो अब किसकी रहेंगी, बी की रहेंगी। तो इसमें क्या हो गया, ना ए को कुछ नुकसान हुआ ना बी को कुछ नुकसान हुआ। ओके, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड होता है। हाँ, वो बात अलग है कि ये ए ने उसके ऊपर गन पॉइंट रखा या जो भी उसने कोर्जन किया होगा उसके लिए उसको अलग पनिशमेंट्स या जो भी उसको चीजें लगनी है, पेनल्टीज लगनी है, वो जरूर लग जाएगी। ओके, हाँ, बट बोलने का मतलब मेरा क्या है, जब भी कोई पर्टिकुलर एग्रीड पार्टी कोई कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइंड कर दे तो उसको जो बेनिफिट मिला था कॉन्ट्रैक्ट से वो बेनिफिट उसने सामने वाली पार्टी को रिस्टोर कर देना चाहिए। जैसे यहाँ बी को 5 लाख रुपए मिले थे तो वो 5 लाख उसने किसको दे देना चाहिए, ए को दे देना चाहिए। दैट्स इट। ओके, और ए ने क्या करना चाहिए, जो भी सपोज उसको, यहाँ तो बिल्डिंग की बात है तो इन द आइज ऑफ लॉ ऐसा माना जाएगा कि ये बिल्डिंग तो ट्रांसफर हुई ही नहीं, बट फिर भी अगर उसको कुछ ऐसी चीज मिल गई हो, लेट्स से अगर ये बिल्डिंग का नहीं बल्कि एक सेलफोन का कॉन्ट्रैक्ट होता तो मिलता तो था ना उसको सेलफोन, तो वैसे वक्त क्या करना चाहिए, वो सेलफोन उसने रिटर्न कर देना चाहिए। तो इन शॉर्ट जिसको जो मिला उसने सामने वाले को दे देना चाहिए। ये कब की बात है, अगर ये पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइंड कर देती है तब की बात। इज दैट क्लियर? अब पढ़ते हैं अंदर क्या लिखा है, पार्टी रिजाइंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट रिस्टोर एनी बेनिफिट which it has received from the other party। मतलब क्या हो गया, पार्टी रिजाइंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइंड कर रही है, और हमारे इस एग्जांपल में बी यहाँ पे क्या कर रहा है बताना, रिजाइंड कर रहा है। द पार्टी रिजाइंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट रिस्टोर एनी बेनिफिट। तो देखो इसको बेनिफिट कितना मिला था, 5 लाख का, तो इसने क्या करना चाहिए, वो 5 लाख का बेनिफिट रिस्टोर कर देना चाहिए, वापस कर देना चाहिए किसको, अदर पार्टी को। पार्टी रिजाइंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट रिस्टोर एनी बेनिफिट विच इट हैज रिसीव्ड फ्रॉम द अदर पार्टी। तो दूसरे पार्टी से जो मिला, तो जो पार्टी रिजाइंड करेगी उसने वो उसको क्या कर देना चाहिए, रिटर्न कर देना चाहिए। और दूसरा क्या बोले, द पर्सन टू हुम मनी इज पेड और एनीथिंग इज डिलीवर्ड मस्ट रीपे और रिटर्न इट। या जो भी बंदा होगा, मतलब ये दूसरा बंदा जो है उसको अगर पैसा मिला या उसको कोई चीज डिलीवर हो गई तो उसने क्या कर देना चाहिए, रिटर्न कर देना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट इफेक्ट्स ऑफ कोर्जन। तो कोर्जन से बना हुआ ट्रांजैक्शन वॉइडेबल बनेगा। उसमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी, जो बेनिफिट आपको मिला था तो पार्टी रिजाइंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट शुड रिस्टोर द बेनिफिट टू दैट अदर पर्सन। ये चीज याद में रखना। और
जिस भी बंदे को या तो पैसे मिले होंगे या कोई चीज डिलीवर हो चुकी होगी वो उसने रिटर्न कर देना। लेकिन ये कब की बात, अगर ये पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन करती है तब। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट रिजाइन नहीं हुआ तब तो वो वैलिड रहेगा, तब तो कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, तब आपको कोई रिटर्न करने की जरूरत रहेगी क्या? जरूरत नहीं रहेगी। ये सब जरूरत कब आएगी? जब कॉन्ट्रैक्ट रिजाइन हो रहा हो तब की बात। इज दैट क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट योर सेक्शन 15। हमने ये सब किसके बारे में देख लिया? कोर्जन के बारे में देख लिया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।